अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बहुत परेशान कुन हैं जी। और मैं पिछले 2-3 व्लॉग्स में जिस खदशे की तरफ इशारा कर रही थी, बिलाखिर वही होता हुआ नज़र आ रहा है। हमारी तमाम तर कोशिशों और ख्वाहिशों के बावजूद भी कि कश्मीर का जो मामला है उसको पुरअमन तरीके से बातचीत के ज़रिए हल किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको भी ताकत के इस्तेमाल से ही सेटल करने की कोशिश हो रही है। इसके ऊपर तफसीलन बात करते हैं। आज रावला कोर्ट में क्या कुछ हुआ, कुछ यहाँ पर ढोंग इलेक्शन की भी बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी जिक्र करेंगे कि मीडिया किस तरह बुरी तरह एक्सपोज हुआ है, और उसके अलावा जो पेट्रोल सस्ता हुआ है और हुकूमत ने जो हातम ताई की कब्र पर लात मारी है, उसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। आज बड़ी तकलीफ़ में ये व्लॉग मैं कर रही हूँ क्योंकि जो मनाजिर हम देख रहे हैं रावला कोर्ट के, जो वीडियोस मौसूल हो रही हैं, उसने काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई है। क्योंकि खून कहीं भी बहे, पाकिस्तान में किसी का भी बहे, जाहिर है कि आपको तकलीफ़ होती है कि अपने लोग आपके किसी भी वजह से, किसी भी तसादुम के नतीजे में अपनी जानों से हाथ धो बैठें। बहुत सी माओं के बेटे शहीद हो जाएं या बीवियों के सुहाग उजड़ जाएं, तो ये ज़ाहिर सी बात है, एक तकलीफ़ दे मोमेंट होता है। रावला कोर्ट के अतराफ़ में जो धरना जारी था, उसमें मज़ीद काफ़िले शामिल हुए और अब इन काफ़िलों ने रावला कोर्ट शहर में दाखिल होना था और फिर आगे मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करना था। और आज की इत्तलात ये थी कि दोपहर में ये काफ़िले जो हैं जैसे जैसे रावला कोर्ट के करीब जमा हुए और इन्होंने शहर में दाखिल होने की कोशिश की मार्च की सूरत में, तो उसी वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से और जो मुजाहिरीन हैं ये आगे बढ़ रहे थे, इनके दरमियान जो कशीदगी हुई है उसके मुताबिक जो अमन कमेटी है, एक्शन कमेटी है, उनका जो मौक़िफ़ आया है, उनके मुताबिक पुरअमन तौर पर मुजाहिरीन आगे बढ़े थे और फोर्सेस की तरफ से फायरिंग हुई है। पुलिस ने जो प्रेस रिलीज़ जारी की है उनके मुताबिक जी ये लोग रावला कोर्ट शहर में ज़बरदस्ती दाखिल हो रहे थे और इन्होंने फायरिंग कर दी पुलिस एहलकारों के ऊपर, जिसके नतीजे में 20 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए हैं। बहरहाल वो 20 पुलिस एहलकार कहाँ हैं, हमने कोई फुटेज देखी नहीं है ऐसी, लेकिन पुलिस का ये मौक़िफ़ है। दूसरी तरफ जो कश्मीरी मुजाहिरीन हैं उनकी तरफ से फुटेज जारी की गई है। उनका ये दावा है कि 5 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए हैं, जिनमें जो इनके एक्शन कमेटी के उमर नज़ीर कश्मीरी हैं, उनके भाई उस्मान कश्मीरी भी शामिल हैं। उसके अलावा भी 3 से 4 मज़ीद जो लोग हैं वो शहीद हुए हैं। तो वो बता रहे हैं कि तादाद 5 या 6 तो कंफर्म है, लेकिन उससे आगे भी हो सकती है क्योंकि उनके कहने के मुताबिक दर्जनों लोग ज़ख्मी हैं। शेलिंग की गई है, फायरिंग की गई है, उसके नतीजे में ये सारा तसादुम हुआ और उसकी वजह से ये शहादतें भी हुई हैं। और भी बड़ी खौफनाक वीडियोस जो है वो मौसूल हो रही हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि मुजाहिरीन बहुत तकलीफ़ के साथ बता रहे हैं कि बड़ा जुल्म हुआ है उनके ऊपर और बहुत वो जिसको कहते हैं ना कि दुखी और टूटे दिल के साथ वो अपने हालात पर तबसरा कर रहे हैं। ब्लैकआउट कर दिया गया वहाँ पे और बिजली बंद है। इसके साथ साथ इंटरनेट भी दस्तयाब नहीं है। बड़ी मुश्किल से कुछ वीडियोस जो हैं वो दूर दराज इलाकों में ले जाकर जो है वो अपलोड की गई हैं सोशल मीडिया पर, जिससे कुछ हालात से वाकफियत हुई है। जो कुछ लोगों से मुलाकात और बातचीत हुई है उन्होंने फर्दर जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर की, तो ये इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है जो वहाँ से आ रही है। बहरहाल जो भी है, अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये किधर आप हालात को लेकर जा रहे हैं। मतलब कश्मीर एक सेंसिटिव इशू है और आपको पता है कि कश्मीर का मामला पाकिस्तान का सिर्फ अंदरूनी मामले के तौर पर नहीं देखा जाता। वहाँ पर अगर कोई छोटा सा भी इंसिडेंट होता है तो इंडिया उसके ऊपर बहुत प्रोपेगेंडा करके उसको एक बहुत बड़े इंसिडेंट के तौर पर दुनिया में जो है उसकी बात करता है। तो जब इतना बड़ा इंसिडेंट होगा तो फिर क्या सूरत हाल होगी। तो जहाँ पे डेलिकेटली मामलात को हैंडल करने की ज़रूरत थी, अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, वहाँ पे फिर ताकत का इस्तेमाल किया गया। यानी इतने बरसों में हमने कई ऐसे वाक़यात तो देख लिए जहाँ पे रियासत ने बेदरेग ताकत का इस्तेमाल किया। उसके बाद आप सोचते हैं कि शायद अब थोड़ी सी तब्दीली पॉलिसी में आ गई हो, या कम अज़ कम चूँकि कश्मीर सेंसिटिव मामला है उसके ऊपर कोई थोड़ी सी डिफरेंटली हैंडल करने की कोशिश की जाए। लेकिन आप देखिए कि जहाँ से ये निज़ाम शुरू हुआ था वहीं पे ये निज़ाम खड़ा है। जितना मर्जी नुकसान हो जाए, जितनी मर्जी क्रिटिसिज्म हो जाए, जो मर्जी तकलीफ़ से अवाम गुजर जाएं,
इनके नैरेटिव में, इनकी सोच में, इनकी जहनियत में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और जो वाक़यात कश्मीर में हुए हैं, ये पूरी जो आपकी सियासी क़यादत है, ये उसकी भी नाकामी है। क्योंकि आज पाकिस्तान में क्या, इमरान खान तो चलिए जेल में है, उसके अलावा कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जो इस मसले को पुरअमन तरीके से हल करने में अपना कोई किरदार अदा कर सकता। ये लोग सिर्फ इलेक्शन लड़ने और इस्टेब्लिशमेंट के टाउट बनने और वज़ीर बन के प्रोटोकॉल लेने के लिए रखे हुए हैं आप लोग। किधर है मौलाना फजल रहमान साहब, जो अदरवाइज़ तो बहुत चैम्पियन बनते हैं, और इस मामले के ऊपर जो है वो एक दो उन्होंने कोशिश करके और उसके बाद वो भी खामोश होकर बैठ गए। बाकी आप देख लें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इनकी हुकूमत है कश्मीर में, अभी ये पिछले दिनों वोट मांगते आपको नज़र आ रहे थे। इतने ये बेबस है वहाँ पे कि कोई बातचीत के ज़रिए मसले का हल नहीं निकाल सकते थे। दूसरे ये जो बाप बेटी गए हुए थे, जो अपने आप को बड़ा कश्मीरी बता रहे थे, कश्मीर का बेटा, कश्मीर की बेटी, कश्मीर का ननिहाल, कश्मीर का ददयाल और पता नहीं क्या क्या। आज इनकी हालत ये है कि ये क्या उस इलाके में जो आज खून रेजी हो रही है उसके ऊपर ये दो लफ्ज़ नहीं बोल सकते थे। उस मसले को किसी तरह हल करने के लिए कोई किरदार नहीं अदा करना चाहिए था। 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं आप, और आज भी जो बरसरे इक़्तिदार पार्टी है उसके सदर हैं। कोई इस कद का लीडर नहीं है। ये सदर जरदारी साहब, जिन्हें मफामत का बादशाह और चैम्पियन और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, आज सदर की हैसियत में बैठे हुए हैं। एक लफ्ज़ जो इस शख्स के मुंह से निकला हो कि जी कश्मीर में क्या हो रहा है, और इस मौके पर जो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, वो पता नहीं कौन से फ्रांस के मसले के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं, और अपने मुल्क में जो आग लगी हुई है उसकी उन्हें कोई होश नहीं है। तो ये जो आज किया गया, यानी हम तो ये बात करते हैं कि कश्मीर हमारी शहरग है, कश्मीर में तो हम ज़्यादा सेंसिटिव हैं और हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वहाँ पे तो जितना पॉजिटिविटी को फैलाया जाए उतना ज़्यादा हमारे मफाद में नैरेटिव बनता है, कश्मीर के मफाद में नैरेटिव बनता है, और वहाँ पे हम इस तरीके के विजुअल्स क्रिएट करके क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो बहुत ही खौफनाक इत्तलात हैं जी, और आगे भी मुझे तो कोई बेहतरी की सूरत नज़र नहीं आती। मुजाहिरीन अभी भी डटे हुए हैं, मार्च मुंतशिर नहीं हुआ, वो आगे बढ़े हैं। आखिरी इत्तलात के मुताबिक वो रावलाकोट शहर में दाखिल भी हो चुके हैं, लेकिन अगर यही सूरत हाल रही तो मुजफ्फराबाद तक क्या बनेगा, कितनी लाशें गिर जाएंगी। तो बहुत ही अजीबोगरीब सूरत हाल है। ना तो मुजाहिरीन इस मामले पर सरेंडर करने के लिए तैयार नज़र आते हैं, और ना ही सिक्योरिटी फोर्सेस इस मामले पर पीछे हट रही हैं, बल्कि हमें एक्सट्रीम यूज़ ऑफ फोर्स जो है वो नज़र आ रहा है। अब इससे भी ज़्यादा जो तकलीफ दह बात है कि जहाँ पे इस तरह के हालात हों, वहाँ पर आपने उसी दिन एक ढोंग इलेक्शन भी करवाया, जो बुरी तरह से कश्मीर के अवाम ने मुस्तरद कर दिया। कोई घरों से बाहर नहीं निकला, कोई टर्न आउट नज़र नहीं आया। सारा दिन कुल मिला के सारे चैनल जोर लगा के कोई ऐसी फुटेज नहीं निकाल पाए कि जहाँ पर वो कोई लंबी कतारें दिखा दें, कोई हज़ारों लोगों का इज्तिमा दिखा दें कि लोग निकलें। और फिर भी रात को झूठ का पलंदा लेके सारे चैनल्स ने ट्रांसमिशन शुरू कर दी कि जनाब 40% टर्न आउट है, 45% टर्न आउट निकला है, और ये पूरी ट्रांसमिशन का मेज़ सजाकर बता रहे हैं कि जी फलानी सीट पे आगे है तो फलानी सीट पे आगे है। बेशर्मों की तरह जाली इलेक्शन के ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पे वाक़यात हुए हैं उसके ऊपर एक टिक्कर तक नहीं इन्होंने चलाया। और यहाँ पर जो आपके ये नाम नहाद बड़े चैम्पियन सहाफ़ी बने फिरते हैं, इनकी मुनाफ़िक़त का आलम चेक कीजिए कि चंद दिन पहले तक इंडियन स्टूडेंट्स को जब डंडे पड़ रहे थे, जब उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए, गलत चीज़ थी, हमने भी कंडेम किया, तो उस वक्त इन लोगों की चीखें आसमान पर थीं। फुल कवरेज चल रही थी कि ये कर दिया, देखिए मोदी कितना फाशिस्ट है, देखिए वहाँ पर ये तरीके से स्टूडेंट्स को हैंडल किया गया, जनरेशन जी निकल आई, इनकलाब आ गया, मोदी को सरेंडर करना पड़ गया। उस वक्त आप इनकी लाइव रिपोर्टिंग चेक करते। आज ये अंधे और गूंगे बने बैठे हैं, इनकी ज़ुबानें तालू से चिमटी हुई हैं। ये बेहया बेशरम लोग आज एक लफ्ज़ कह नहीं सकते कि रावलाकोट में आज क्या हुआ है। उनके डंडे भी आपको नज़र आ रहे हैं, इधर आपको गोलियां भी दिखाई नहीं दे रही। वहाँ पे पानी गिरता है तो आप शोर मचाते हैं, पानी मार दिया स्टूडेंट्स के ऊपर। यहाँ खून बह रहा है और आपको नज़र नहीं आ रहा। कोई मुनाफिकत की, कोई टाउटी की, कोई बेशर्मी की हद भी होती है कि नहीं होती।
ये इन लोगों का आलम है, बल्कि उल्टा जस्टिफाई करने आ जाते हैं। और मैं हैरान थी कि कुछ हमारे कश्मीरी सो कॉल्ड सहाफ़ी हैं, वो बैठ के लाइव आपको अपडेट्स दे रहे हैं कि फ़लाँ इलेक्शन हल्के में फ़लाँ आगे है और फ़लाँ इलेक्शन हल्के का रिज़ल्ट आया तो फ़लाँ आगे है। और चंद दिन पहले तक बड़े कश्मीरी आप बने हुए थे, तो भाई आप उस वक्त ये भी साथ रिपोर्ट करें ना कि रावलाकोट में क्या सिचुएशन थी। और फिर एक्सट्रीम जो आपको बेहिसी नज़र आती है वो मरियम नवाज़ साहिबा में नज़र आती है। मरियम नवाज़ साहिबा एन उस वक्त जब ये खबरें और विजुअल्स आ रहे हैं कि कश्मीर में क्या सिचुएशन है, वो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट करती हैं, जिसका पहला ही मंजर क्या है, आतिशबाजी फूट रही है। मुस्कुराती हुई, झंडा लहराती हुई मोहतरमा अपनी पूरी पब्लिसिटी करती फिर रही हैं और ऐलान कर रही हैं फतह का कि जी हमने कश्मीर जीत लिया है। उसकी पूरी वीडियो विजुअल ग्राफिक्स के साथ जश्न, सेलिब्रेशन, म्यूज़िक। और ये इन मोहतरमा का रिकॉर्ड है कि जब जब मुल्क में लाशें गिरती हैं तब तब ये खातून जो है ये जश्न मना रही होती हैं। मैं आपको गिनवा देती हूँ। जिस दिन अरशद शरीफ की शहादत हुई, पूरा मुल्क सोगवार था, पूरा मुल्क, चाहे उनके मुखालिफ भी थे वो भी सोगवार थे। लेकिन उस दिन इन बाप बेटी ने लंदन में बैठकर केक काटा, तालियां बजाईं और वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर भी की। भले आप किसी और मकसद के लिए, पता नहीं कोई त्यौहार था उसका केक काट रहे थे, लेकिन इंसान को शर्म आ जाती है कि यार अगर पड़ोस में आपके कोई फौतगी हुई हो तो आप वैसे ही शर्म खा जाते हैं कि यार हमारी कोई सेलिब्रेशन है तो हम उसको बंद कर देते हैं। यहाँ एक सहाफ़ी की शहादत हुई थी, पूरी कौम सोगवार थी और ये केक काट कर उसकी तशहीर कर रहे थे कि हमने बड़ी सेलिब्रेशन की है। जिस दिन बसंत मनाई जा रही थी उस दिन आपको याद है इस्लामाबाद के करीबी वहाँ पर एक मस्जिद में धमाका हुआ था खुदकुश, और कितनी शहादतें हुई थी। उस दिन ये खातून सेलिब्रेशंस दिखा रही थी, इनकी वुज़रा सेलिब्रेशंस दिखा रही थी, डांस चल रहे थे छतों के ऊपर, बसंत मनाई जा रही थी। और ये वो टोन डाउन नहीं कर पा रहे थे बसंत का इवेंट, क्योंकि इन्होंने ये दिखाना था कि मरियम नवाज़ साहिबा ने बड़ी खुशियाँ बांट दी हैं। तो उस दिन भी इन्हें शर्म नहीं आई कि यार उधर शहादतें हुई हैं तो हम टोन डाउन कर लें। आज उधर रावलाकोट में शहादतें हुई हैं और इधर ये जश्न की वीडियो चला रही हैं कि देखिए हमने बड़ा कारनामा कर लिया। एक होती है कि आपके अंदर मतलब एक बेहिसी होती है और एक होता है कि आप में सेंस भी नहीं है। चले आपको दिल से ना भी तकलीफ हो तो आप बहुत कुछ सिर्फ दिखावे के लिए कर देते हैं कि चलो भाई एन उस दिन आप ना उस तरह की वीडियो लगाएं जश्न की। जश्न भी किस चीज़ का, जाली ड्रामे का जो आप लोग वहाँ पर रचा के आए हैं। और उसका जश्न मनाना इतना ज़रूरी है कि वो जो हज़ारों कश्मीरी इस वक्त तकलीफ़ में हैं, परेशान हैं, उनके ऊपर ज़ख्मों के आप नमक छिड़क रहे हैं कि आप अपने जश्न की वीडियो बना रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि ऐसे बेहिस लोगों को क्या कोई वोट करके आया होगा कि ये हमारे बड़े सगे हैं जो हमारी तकलीफ़ के ऊपर जो है वो बड़े परेशान हैं। तो अब समझ नहीं आती कि जो हमने रोना पीटना है वो हमने कहाँ से शुरू करना है। वो हम अपनी मीडिया की मुनाफकत से शुरू करें, या हम बेहिस सियासतदानों से शुरू करें, या हम जालिम इस्टेब्लिशमेंट से शुरू करें, हम किधर से बात शुरू करें, किसको जाके हम रोएं पीटें कि यार कोई तो इसमें सेंसिबल बंदा हो जो चीज़ों को सेंसिबली हैंडल कर ले। तो ये जो है आपको आज एक्सट्रीम सिचुएशन नज़र आती है। सहाफ़त की बात हुई है तो सहाफ़ी तो जो हम जैसे हैं जो शुरू से ही एक तनकीद कर रहे हैं इस सिस्टम के ऊपर, क्योंकि ये एक लेजिटिमेसी के साथ तो आया नहीं है, वो तो चलिए एक तरफ, इनके तो अपने जो हामी सहाफ़ी हैं वो भी इनके अताब से बचे नहीं हुए। जो एक किसी चीज़ के ऊपर तनकीद करने की जुर्रत कर लें तो उनको भी निशान इबरत बनाने की कोशिश की जाती है। मैं देख रही थी उस दिन मुनीज़ा जहांगीर के हवाले से ख़बर आई कि उनका प्रोग्राम बंद करा दिया गया है। और हालांकि मुनीज़ा जहांगीर ने बहुत ज़्यादा अपोज़ नहीं किया इस पूरे सेटअप को, आखिर में कहीं जाके शायद उनकी कोई बातें बुरी लग गई हैं तो उनको भी हटा दिया स्क्रीन से। अब ये इमरान शफकत साहब जो हैं सीनियर सहाफ़ी हैं और पीटीवी में भी मुलाजमत करते रहे हैं, हमेशा इनको नून लीग का हामी सहाफ़ी समझा जाता रहा है। पीटीआई के तो शदीद नाक़िद ही रहे हमेशा। पीटीआई दौर में भी इनके ऊपर बाय द वे मुकदमात हुए और इन्होंने वो फेस किए। तो चलें, वो तो कहते हैं ना कि जी नाक़िद सहाफ़ी तो कर ही रहे होते हैं फेस। अब तो इनकी
फेवरेट जमात की हुकूमत है, यानी जो एक तासुर है कि जी ये शायद PMLN को सपोर्ट करते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस दौर में भी अभी पिछले दिनों उन्होंने अपने वीलॉग में कोई तनकीद कर दी एक खबर के हवाले से, तो उनके ऊपर भी NCCIA के तहत अता तारड़ साहब मुद्दई बन गए और मुकदमा करा दिया। तो इस दौर में कोई सहाफ़ी भी, चाहे वो हुकूमत का हामी हो चाहे मुखालिफ हो, वो बचेगा नहीं जिसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हुई हो। तो ये इन लोगों का एक फिरौनियत का आलम है कि कोई ज़र्रा बराबर तनकीद नहीं बर्दाश्त करते। मतलब 90 चीज़ों पे आपके साथ कोई हिमायत कर रहा है, लेकिन अगर एक चीज़ पे भी उसने तनकीद कर दी है तो आप उसको कटहरे में ले आते हैं। और मैं कई आपको मिसालें दे देती हूँ जिनके जो कि इस तरह के सहाफ़ी जो इनके ऊपर उस तरह तनकीद करते नज़र नहीं आए, इसके बावजूद भी इन्होंने उनको रगड़ा लगाया है। तो यहाँ पर अब क्या ही बंदा मज़ीद जो है वो इसके ऊपर बात करे। बाकी इलेक्शन की क्या बात बताएं आपको, जो इलेक्शन जिस तरह हुआ है वो आपके सामने है। सुनने में आ रहा है कि कुछ 6 सीटें इन्होंने नून को दे देनी है, कोई 5 पीपल्स पार्टी को दे देनी है, कोई इस तरह का ही आगे पीछे का इन्होंने सीन करना है। तो उससे मुझे बता दें कि क्या फ़र्क पड़ जाना है। कठपुतली डमी हुकूमतें आपने बनानी है, मरकज़ में भी आपने बनाई है, सूबे में भी आपने बनाई है, अब आप उधर भी बना के दे दें, उससे फ़र्क क्या ही पड़ जाना है। क्या इनकी परफॉर्मेंस कोई बेहतर हो जानी है? वो तो वही रहनी है जो है। क्या इनके अंदर वो सलाहियत है, वो अवाम का इत्मीनान हासिल है कि जिसकी वजह से ये जारी क्राइसिस में ना सिर्फ ये कि लोगों को निकाल सकें, इदारों को निकाल सकें, पूरे पॉलिटिकल मामले को कोई सॉर्ट आउट करके हल दे सकें? तो सिचुएशन तो वहीं की वहीं रहनी है और बेशर्मी के साथ उस पर सेलिब्रेशंस भी हैं। अब सेलिब्रेट आप भी वैसे कर लें, आपके लिए भी एक चीज़ है सेलिब्रेट करने की, और वो चीज़ है जनाब पेट्रोल प्राइस। तो चूँकि मंडे दोबारा आ गया, दोबारा से वो रोज़ वाला स्यापा शुरू हो गया है कि जी अब आज कितना बढ़ेगा, आज कितना कम होगा। तो इस सिलसिले में जो आज की पहली खबर आई है, हालांकि बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि मीनवाइल 2 दिन से हमले रुके हुए थे अमेरिका और ईरान के माबैन, जिसकी वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतें काफ़ी ड्रॉप हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुई हैं, जिसके बुनियाद के ऊपर ये दावे किए जा रहे थे कि आराम से 40 से 50 रुपए पेट्रोल प्राइस में कमी की जा सकती है। तो लोग थोड़े से होपफुल थे कि शायद कुछ आज रिलीफ मिल जाए, लेकिन मिला क्या? ठेंगा मिला है जी आपको। 1 रुपए का रिलीफ, 100 पैसे का पूरा रिलीफ मिला है। पेट्रोल की प्राइस में 1 रुपए की कमी की गई है, जबकि डीजल की प्राइस मीनवाइल 2.5-3 रुपए फिर से बढ़ा दी गई है। तो वो जो उधर रिलीफ मिलना भी था वो उधर से कसर और डबल करके पूरी की गई है। तो यानी जो डीजल की प्राइस है वो मज़ीद ज़्यादा, और जो पेट्रोल प्राइस है वो सिर्फ 1 रुपए की कमी करके आपके मुंह में एक चूसनी दे दी गई है कि चूसते फिरो। मतलब मैं सोच रही थी इतना बड़ा रिलीफ दे दिया है कि हातम ताई जो है वो बेचारा कब्र से बाहर आ गया होगा कि यार कौन इतने बड़े दरिया दिल लोग पैदा हो गए मेरे बाद। तो ये आपके लिए सेलिब्रेशन के लिए, खुशियां मनाएं, आपको 1 रुपए का पूरा रिलीफ मिल गया। लेकिन दूसरी तरफ ये सोचने की बात है कि जिस तरह के हालात हैं उसमें अवाम करे भी तो क्या करे, बाहर निकले तो क्या ऐसे मनाजिर हम देखें जो हम रावला कोट में देख रहे हैं? किधर जाएं फिर? ना बाहर निकल सकते हैं आप, ना आप कोई आवाज़ उठा सकते हैं, बस आप अपने आप को मार सकते हैं। यही आपके पास ज़ाहिर लगता है कि मैं मशवरा नहीं दे रही, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि इसीलिए हमें खुदकुशियों के रोज़ की खबरें सुनने को मिलती हैं। ऐसे में PTI भी प्लान कर रही है जी हमने एहतजाज करना है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जो PTI के लोग प्लान कर रहे हैं, अगर वो कोई लॉन्ग मार्च प्लान करते हैं या कुछ है, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या इस दफ़ा उनके साथ कुछ डिफरेंट होगा? अब तो मैं बल्कि आज सुन रही थी कुछ इस्टेब्लिशमेंट के हामी सहाफ़ियों को, वो तो भाई कह रहे हैं सीधा सीधा कि अभी भी दोबारा भी 26 नवंबर जैसी सूरत हाल बनेगी अगर आप इस्लामाबाद आते हैं। आज मुराद सईद साहब भी जी PTI ऑफिशियल की स्पेस में आए और उन्होंने वहाँ पे आके लाइव गुफ्तगू भी की, उनसे काफ़ी इंपॉर्टेंट सवालात भी हुए। 2-3 चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात की है जिसमें उन्होंने जो तनकीद होती रही उस पर जवाब दिया है। ख़ास तौर पे जानशीनी वाले मामले पर वो बड़े खफा नज़र आए और उन्होंने कहा कि उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो इमरान खान की ज़िंदगी में ये जानशीनी वाला मामला जो है वो छेड़ बैठे हैं। और बेसिकली उन्होंने कहा कि ये मेरी हिमायत नहीं है, ये मेरे ख़िलाफ़ साजिश है एक तरह की, क्योंकि मैं रुपोश हूँ, मेरे ऊपर इस्टेब्लिशमेंट से हिमायत का इल्ज़ाम नहीं आप लगा सकते, आप करप्शन के इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, आप दीगर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, तो आप मेरे
ऊपर अटैक करने के लिए जो इल्ज़ाम लगा सकते हैं वो ये कि आप मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दें कि जनाब मैं इमरान खान की जगह लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली इमरान खान पे एतमाद और मोहब्बत का इजहार किया और उन्होंने कहा कि मेरी तो सारी सियासत ही इमरान खान के नाम पर है, तो मैं क्या उसकी कोई भी नहीं जगह ले सकता। और उसके अलावा वो कुछ नाला दिखाई दिए जो पॉलिसीज़ चलती रही हैं उसके हवाले से, और बाकी उन्होंने ये कहा कि आप लॉन्ग मार्च करते हैं तो मेरा जो इलाका है वो सबसे आपको आगे फ्रंट फुट पे नज़र आएगा, यानी सवात के लोग जो हैं वो सबसे आगे नज़र आएंगे। तो मुराद सईद साहब बड़े अरसे बाद जो हैं वो इस तरीके से स्पेस पर लाइव आए हैं, काफ़ी चीज़ों को उन्होंने एड्रेस किया है। लेकिन जो रावला कोर्ट में हुआ है उसके बाद तो सोचने पे इंसान मजबूर हो जाता है कि भाई करें तो क्या करें। यही लोग जो पीटीआई पे तनकीद कर रहे हैं कि ये लोग कुछ करते नहीं, निकलते नहीं, एहतजाज नहीं कर रहे, जब यही यूज़ ऑफ फोर्स होता है तो फिर आप उनसे पूछते हैं कि भाई अब आगे क्या करना है। बाहर निकलते हैं तो ये कुछ है, कितने लोगों के बच्चे जो हैं वो आप आगे कर देंगे। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल है। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो, लेकिन एक ऐसे घन चक्कर में फंसे हुए हैं जिससे निकलने का ज़ाहिर कोई रास्ता नज़र नहीं आता। अल्लाह आपकी मदद कर दे, हमारी मदद कर दे, तो वह एक अलहदा कहानी है। लेकिन जिस लेवल पे चीज़ें चली गई हैं ये कोई नॉर्मलसी नहीं है, ये कोई नॉर्मल लेवल नहीं है जिसके ऊपर आप जो गिवन, यानी वो कहते हैं ना कि बुक के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक आप कोई हल निकाल लें या कोई सॉर्ट आउट करें। इस तरीके से जो है इन्होंने पूरा एक कब्ज़ा किया हुआ है। और ये जो सियासी जमातें हैं PMLN और पीपल्स पार्टी, मुझे नहीं पता कि ये किस लेवल की बेहिस हो चुकी हैं या मजबूर हो चुकी हैं कि इस तरह का सब कुछ देखते हुए सिस्टम को, उसके बावजूद ये उसके ऊपर रेजिस्ट नहीं कर सकती। क्या हो जाएगा यार, कह दो यार हम ये पढ़े इस्तीफे, हम नहीं चलते इस पॉलिसी के साथ, क्या ही हो जाएगा। लेकिन आप देखें, मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।